नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। चीन पर रक्षा मंत्रालय के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने चीन की साजिश की जानकारी दी थी। चीन एलएसी पर आक्रामक रुख अपना रहा है। 5 मई के बाद से नजर आ रहा है चीन का आक्रामक रुख, ये जानकारी दी गई। भारत चीन के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, सूत्रों के हवाले से यह खबर। हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछते रहे हैं और एक बार फिर ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। बिल्कुल, वो इसलिए कि देखिए, रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि चीन 5 मई से उसका एग्रेशन जो है एलएसी पर लगातार नजर आ रहा और 17-18 मई के बीच में उसने पैंगोंग त्सो एरिया में, आपको बता दें गोगरा एरिया में, कुमरांग नाला में उसने अतिक्रमण का काम किया है। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब कि एलएसी के बाहर उसने आया है और रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट ये खुद अब बता रहे हैं, जिसके बाद जो है राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि इसी रविवार को जो 5वें दौर की बैठक हुई थी भारत चीन के लेफ्टिनेंट कमांडर के स्तर के अधिकारियों के बीच में, वो बिल्कुल बेनतीजा रहा है, क्योंकि चीन जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन अब भारत पर दबाव डाल रहा है कि पैंगोंग त्सो एरिया में वो पीछे और हटे, जो कि भारत को कतई मंजूर नहीं है। भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। तो जाहिर तौर पर एलएसी पर जो हम तनाव देख रहे थे वो लगातार अब लग रहा है कि आने वाले समय में वो जारी रह सकता है, क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, उल्टा वो भारत पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर एलएसी पर जो तनाव है आने वाले दिनों में और लंबे समय तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में दर्दनाक हादसे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हादसा नवरंगपुरा के श्रेय अस्पताल में हुआ, जहां देर रात आग लगने से 8 कोरोना मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आग की वजह से करीब 40 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। आग पर काबू पा लिया गया और माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एफएसएल के जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद ले रहे हैं। जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की पूरी कायदेसर की कार्यवाही की जाएगी। और अभी जो इस श्रेया हॉस्पिटल के जो ट्रस्टी हैं उसमें से एक भरत भाई को हम लोगों ने इंट्रोगेशन के लिए साथ में लिया हुआ है। इनकी पूछताछ करेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही। मरीज इस हॉस्पिटल में थे 41 मरीज, उनको सरकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी कारणों की इंक्वायरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समग्र घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद के अस्पताल में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना। मैंने सीएम विजय रूपाणी और मेयर बिजल पटेल से बात की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी भूपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भूपेंद्र, लगातार सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर इन 8 जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। अस्पताल की तरफ से क्या अभी कोई बयान जारी किया गया है? देखिए, अस्पताल की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया और अस्पताल का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया भी देखने को मिला, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिजनों को सवेरे तक इस बात की सूचना तक नहीं थी। जैसे जैसे करीबन 7 बजे के 3:30 बजे ये पूरी आग लगी थी और 7 बजे के बाद उनके परिजनों को पता चलना शुरू हुआ कि जिनके परिजन अंदर आईसीयू में भर्ती थे कि उनकी मौत हो गई है। वहाँ पर उन परिजनों ने आकर हंगामा भी किया। उन्होंने
असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जो भी उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो भर्ती हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी दर्दनाक मौत हुई है तो उनमें से उनके अपने परिजन हैं, शामिल हैं या नहीं है, ये तमाम चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे थे। रही बात जिम्मेदारी की, तो जिस तरह से यहाँ पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जो फायर ऑडिट होता है वो बताया जा रहा है कि नहीं किया गया था। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, वहाँ पर जो अन्य संसाधन थे वो भी आउटडेटेड थे, और जो एग्जिट मार्ग होता है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। तो इसकी वजह से तमाम जो मरीज थे, 8 मरीज थे आईसीयू में, 8 के 8 मरीज जो है वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई, आग में झुलस गए। ये भी कहा जा रहा है कि अंदर जो पीपीई किट थी या फिर जो सैनिटाइजर थे। ठीक है भूपेंद्र, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। वही बड़ी खबर अहमदाबाद से, और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच के लिए जल्द ही सीबीआई की एक टीम बिहार जाएगी। सीबीआई यहां बिहार पुलिस से इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज लेगी और एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक विशेष टीम इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए कल ही केंद्र ने अधिसूचना जारी की है। सीबीआई इस मामले में औपचारिक रूप से फिर से केस दर्ज करने की तैयारी में है। हालांकि सीबीआई ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। माना जा रहा है कि बिहार पुलिस से इस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स लेने के बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। सुशांत केस में बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जानकारी में एसएसपी को भेजा गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर भेजा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सच बोला, अब सच लोगों को बुरा लग रहा है। किसी आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किए हुए हैं, अनप्रोफेशनल तरीका है ये। उसके बाद पटना के आईजी ने वहाँ के अधिकारी से बात की, तब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया। अब आप क्या करना है? फिर भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि शाम तक या रात तक उसको छोड़ देंगे, लेकिन रात में करीब 11 बजे के आसपास मैंने जब बात किया अपने पदाधिकारी से, तो उसने बताया कि उन्हें अभी मुक्त नहीं किया गया है और उसी तरह घर में जैसे थे उसी तरह गेस्ट हाउस में हैं। और डर से बाहर टहलने भी नहीं निकल रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज कर लें। तो सर वो जो बाकी 4 लोग हैं, अगर क्वारंटाइन का नियम उनका सही है तो उन बाकी 4 लोग को भी तो करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो नहीं करेंगे हम उनको। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो आईपीएस विनय तिवारी के क्वारंटीन किए जाने पर डीजीपी का बयान, हम सिर्फ आज तक बीएमसी का इंतजार कर रहे हैं, बीएमसी की कार्रवाई पर हम कानूनी राय लेंगे। आज बीएमसी ने नहीं छोड़ा तो कोर्ट जा सकते हैं। तो आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किया गया है, जिस पर डीजीपी का यह बयान सामने आया है कि वो बीएमसी का इंतजार कर रहे हैं, बीएमसी की कार्रवाई पर कानूनी राय लेंगे और अगर बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी को नहीं छोड़ा तो वो आगे कोर्ट भी जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी अमिताभ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या जो बयान सामने आया है डीजीपी का जिसमें वो कह रहे हैं कि बीएमसी का वो इंतजार कर रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा बीएमसी की तरफ से कोई बयान सामने आने में? देखिए, बिहार के जोनल पटना के जोनल आईजी ने जो इस बात में जो क्वारंटाइन करने के मुद्दे को लेकर बीएमसी के कमिश्नर को लेटर लिखा था, जिसके जवाब कल आया था और कल बीएमसी ने साफ कर दिया था कि वो इस शर्त को मानने से इनकार करते, यानी कि 14 दिन का क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। बीएमसी ने किया था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की थी और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है, तो पटना पुलिस फिलहाल बिहार पुलिस इस बात की इंतजार कर रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है और उसके बाद उनके पास कोर्ट सहारा लेंगे अपने अधिकारी जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है, सिर्फ उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया क्योंकि उन्हें कमरे से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे ये विनय तिवारी से बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ जो बीएमसी के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें डर है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसको मुकदमा कर दिया जाएगा। इस वजह से वो अपने कमरे में ही है और लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें रिलीज ऑर्डर कहा जाएगा कि आप बाहर जा सकते हैं। बिहार पुलिस से काम लगभग 7 मामले
मामले की जांच सीबीआई को दी जा चुकी है। और ठीक है अमिताभ, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। सुशांत केस में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी महाराष्ट्र सरकार बेशर्म बनी हुई है। सुशांत से जुड़े सबूतों को मिटाया जा रहा है। किसी के पास सबूत हो तो महाराष्ट्र पुलिस को ना दे, बिहार पुलिस या सीबीआई को ही सबूत दे। हमारे आईपीएस को अभी भी क्वारंटाइन किया हुआ है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट जो एक्यूज्ड है उसी के पक्ष में गए, सीबीआई जांच के खिलाफ गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सबूतों को मिटाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। ये जो र्यूमर है ये सत्य प्रतीत होता है। और मैं तो महाराष्ट्र के सभी लोगों से और समस्त बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि जो भी सबूत और जानकारियां हैं वो बिहार पुलिस और सीबीआई को दें, क्योंकि हम सभी को महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र की ओर से मंजूर होने के बाद रिया से पूछताछ के लिए जल्द ही एक टीम का गठन हो सकता है। इस बीच रिया पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 7 अगस्त यानी कल रिया से ईडी पूछताछ कर सकती है। और इससे पहले रिया के करीबी और उनके सीए से भी पूछताछ ईडी की तरफ से की जा चुकी है। तो सुशांत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किल किसी भी मामले में कम होती नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 7 अगस्त को रिया का बयान दर्ज होना है, रिया पेश होंगी ईडी के सामने। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए खबर आपको फिर से बताएं एक बार कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत किसी भी मामले में कम होती नजर नहीं आ रही है। 7 अगस्त यानी कल के दिन बयान दर्ज होगा उनका। ईडी ने इसके लिए रिया को समन भी भेजा है और रिया के सीए का बयान पहले ही ईडी दर्ज कर चुकी है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कल रिया को पेश होना है ईडी के सामने, क्या लगता है रिया वहां पहुंचेंगी? क्योंकि बीच में जब पूछताछ के लिए उन्हें ढूंढा जा रहा था तो वो गायब थी। जी, लगातार रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में रिया को कल हाजिर होना ही पड़ेगा, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। ऐसे में रिया के जो सीए हैं उनका बयान दर्ज किया जा चुका है। रिया के करीबी जो मैनेजर हैं या करीबी दोस्त कहें सैमुअल मिरिंडा, उनका बयान भी ईडी ने दर्ज कर लिया है। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर का बयान दर्ज किया गया है और अब 7 अगस्त को बुलाया गया है रिया को इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए। तो ईडी यह जानना चाहती है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जो 3 कंपनियां बनाई गई थी उसमें से 2 कंपनियों में रिया और उनके भाई शौविक डायरेक्टर थे। तो आखिर किस तरह से ये डायरेक्टर बने और शौविक को क्यों इस पूरी कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया? क्या रिया के कहने पर सुशांत ये मान गए थे कि शौविक को डायरेक्टर बना लिया जाए? क्योंकि परिवार का ये आरोप लगातार लगता जा रहा है कि रिया और रिया का परिवार चाहता था कि सुशांत के कंपनी को कैसे भी करके टेक ओवर कर लिया जाए। परिवार से दूर रखा जा रहा था सुशांत को। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात भी सामने आ रही है कि सेल कंपनी बनाकर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की गई होगी, क्योंकि जो कंपनी बनाई गई थी रजिस्ट्रेशन जरूर किया गया था। जी दीपक, शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।